तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम पे जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर जो टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है यूकेपीएससी के माध्यम जो से आई है उसके संबंध में थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए। इसके अलावा कुछ बच्चों ने एम्प्लॉयमेंट और एनओसी के रिगार्डिंग भी कमेंट लिखे थे कि सर इसके बारे में बता दीजिए। देखिए एनओसी क्या होता है, अगर आप किसी विभाग में कार्यरत हैं तो जब आपका फॉर्म आता है, फॉर्म जैसे निकला है आजकल, तो आप अपने डिपार्टमेंट को जो भी आपको एनओसी देते हैं उसको एक पत्र लिखो, फॉरवर्ड कर दो और अपने पास उसकी एक कॉपी रख लो। जब आपका कल के दिन सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि आपको एनओसी चाहिए होगी, तो आपका डिपार्टमेंट उसमें मना नहीं करेगा कि आपने अप्लाई क्यों नहीं किया। आप दिखा देना कि भाई मैंने फॉर्म इतने को निकला था, इतने तारीख को अप्लाई किया था, उसकी ये कॉपी है। तो उसके बेस पे वो क्या करते थे, हाथों हाथ तो तत्काल या जितनी जल्दी हो सके आपको एनओसी दे देंगे, तो उसके बाद वो काम कर जाता है। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के संबंध में पूछते थे। देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो सिनेरियो है बच्चों वो बहुत पहले हट चुका है। अब आजकल वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में आप देखते होंगे। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जो हमारा था एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी था। आज के टाइम पे भले ही आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट रियलिटी यही है। ठीक है, वो पूछता जरूर है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन आजकल यहाँ पे ग्रुप सी की भर्ती के लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो आपका या तो आप 10th और 12th आपका उत्तराखंड से होना चाहिए, या फिर आपके डोमिसाइल जो है उत्तराखंड से होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आपका एक चीज भी उत्तराखंड से है तो आपका काम बन जाता है उसमें। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला जहां तक मेरे नॉलेज में है, और खैर सभी को पता होगा, ये बहुत पहले हट चुका है बच्चों। रहता है फॉर्म पे, वो आप भर लेना, अपडेट कर लेना एम्प्लॉयमेंट वाले को, ऐसा कोई अपनी ओर से रिस्क मत लेना। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है या बहुत ऐसा है तो उसमें आप बाहर हो जाओगे, ये नहीं है। ठीक है, आज की डेट में, क्योंकि आपका 10th 12th या स्थायी निवास या डोमिसाइल जो है उसके बिहाफ पे ही आपको उत्तराखंड में ग्रुप सी के फॉर्म भरने का मौका मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाला केस जो है वो पहले हट चुका है, वो रहता जरूर है आपके फॉर्म भरने में। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको रिस्क लग रहा है, तो अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो है एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है आपका, उसका अपडेट कर लेना फॉर्म की तिथि जाने से पहले। ठीक है। तो बच्चों मैं इस पर ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा, आपने फॉर्म वगैरह चेक कर लिया होगा और कितने पद हैं, 29 के आसपास हैं। तो उसमें जो पूरा सिलेबस है 200 नंबर की आपकी जनरल स्टडी, उत्तराखंड और करंट अफेयर का पोर्शन है। इसके अलावा 100 मार्क्स की हिंदी है। हिंदी के लिए पहला हम लोग तैयार करेंगे हिंदी वाला पोर्शन। ठीक है। हिंदी अगर आप तैयार करना चाहते हैं, अगर आप जस्ट ल्यूसेंट हिंदी ग्रामर भी पढ़ते हैं, तो यूकेपीएससी के लिए आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत बहुत ही इजीली। ठीक है। तो इसके लिए अनावश्यक इधर उधर की किताबें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है, देखिए आपका इसने लिखा है हर पोर्शन से कितने मार्क्स आएंगे ये भी बताया। 100 मार्क्स की हिंदी लिखी हुई है। आप सिलेबस डाउनलोड करना, यूकेपीएससी की वेबसाइट पे जाना, वहां से आपको जब कर एवं राजस्व जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक वाला है, उसके पद पे क्लिक करना, मतलब उस पर जो नोटिफिकेशन होगा वहीं उसका डिटेल दिया होगा, कौन कौन सा पोर्शन इसमें एग्जाम में आएगा करके, वहीं से आप लोग उसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट वगैरह करके, क्योंकि तैयारी कर रहे हो तो बिना सिलेबस के मत करना बच्चों। अगर आपको लगता है कि हिंदी नहीं समझ आ रही, हिंदी पढ़ा दो, तो मैं हिंदी भी पढ़ा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अगर आप कहोगे सर हिंदी ही तैयार करा दो, या फिर आप जीएस वगैरह जो भी कहोगे, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसमें देखना आप 100 मार्क्स की दी हुई है। पहला चैप्टर वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि, ये दिया है। 15 नंबर का कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही ईजी पोर्शन है। आप, मैं कह रहा हूं कि यूकेपीएससी जो हिंदी पूछता है, आपके 15 में से 15 भी आ जाएंगे अगर आप इस सिलेबस को तैयार करोगे। इस पोर्शन को आप पकड़ना लूसेंट, पर डे एक टॉपिक का तैयार रखो, एक नहीं तो हर 2 दिन में एक टॉपिक हिंदी का तैयार करने की कोशिश करो। तो 10 टॉपिक दिए हुए हैं, 10 टॉपिक अगर आप 45 दिन में भी कर लोगे, 45 डेज में, तो यानी आप 4 से 5 दिन एक चैप्टर को दे रहे हो, तो बहुत इजीली आपका अच्छे खासे 100 में से 85-90 मार्क्स तक भी कवर करता है। ये स्कोरिंग है बच्चों हिंदी, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग थोड़ा हिंदी जो पूछता है वो अलग तरीके से पूछता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछता है, बट यूकेपीएससी नहीं पूछता ऐसी हिंदी। यूकेपीएससी जो आपके टॉपिक हैं सिलेबस में दिए हैं कि भाई मैं किस पोर्शन से कितने मार्क्स का पूछूंगा, तो उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। अब सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे इसमें 15 नंबर का यही है बच्चों, वर्ण विचार वाला चैप्टर, और 15 नंबर का इसके अलावा व्याकरण विचार के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक, यानी
30 मार्क्स के सबसे बड़े पोर्शन दो यही हैं। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, शुरुआत कीजिए। अगर शुरुआत करेंगे, आज की डेट में कहाँ पे नहीं है बताओ, आप यूट्यूब पे जाइए, इतना सोर्सेज है पढ़ने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। अलग अनेक प्रकार के ऐप है, चाहे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, बहुत से प्रकार के ऐप्स हैं जहाँ पे आपको इतना सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। आप उन्हीं से पूछोगे कि भाई ये मेरा सिलेबस दिया हुआ है, इसके संबंध में प्रॉपर नोट्स तैयार कराओ और हर एक चीज तैयार करो और उसमें कुछ भी छूटने ना पाए। तो अगर आप उसका सकारात्मक प्रयोग करोगे बच्चों, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है वो, जो जिसका सदुपयोग, क्योंकि हर चीज के एक अलग अलग प्रक्रिया है बच्चों। जो आप उसका पॉजिटिव यूज करोगे तो उसका आपको सकारात्मक ही परिणाम मिलेगा, उसका अगर नेगेटिव यूज करोगे तो उसका नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है कि चीजों को आप किस तरीके से अपने लिए यूज करते हैं, कैसे उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, आज की डेट पे पढ़ाई जो होती है बच्चों बहुत आसान हो चुकी है। वो जमाना चला गया जब लिमिटेड सोर्सेज हुआ करते थे, कुछ ही लोग पढ़ाने वाले होते थे, कुछ ही जगह तक शिक्षा थी। शिक्षा इतना ईजी हो चुकी है, यूट्यूब के माध्यम से देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखिए, हर जगह अवेलेबल। आप ऐसे थोड़ा ना कि आप फिजिकली बैग उठा के कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाओ तभी तैयारी कर सकते हो। आप घर पे बैठ के, आप किसी भी जगह हैं, किसी भी एरिया में रह रहे हैं, आपके वहां बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, संचार सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा सारी चीजें आपको ऑनलाइन वगैरह मिल जाएंगी, हर चीज आपको आज की डेट पे कहीं ना कहीं तैयारी के लिए मिल जाएंगी बच्चों। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, हिंदी वाला पोर्शन 45 डेज का इसका एक टारगेट बनाओ और प्यार से उसके नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाना, उसको याद भी करना साथ साथ ही। और उसके बाद हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देसी विदेशी शब्द 10 नंबर के। ल्यूसेंट वाली किताब पढ़ोगे, इजिली आपके 10 में से 7 से 8 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास दिया हुआ है और टोटल 10 नंबर का दिया है बच्चों। इसमें कई लोगों ने पढ़ाया होगा, मैंने खुद भी पढ़ा रखा है, हालांकि समास नहीं था आपका सिलेबस में ग्रुप सी के, तो समास मैंने छोड़ा होगा। संधि मैंने बहुत अच्छे से इसमें कराई है, आपको उपसर्ग प्रत्यय भी आपको मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप हिंदी वाले फोल्डर में देखेंगे तो वहां आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये तो बच्चों भाग्य की बात है कि आपको कितने पर्यायवाची आते हैं कितने नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आप थोड़े 2-3 पर्यायवाची शब्दों के कोई ऐसे जो फेमस हैं, और मैं आपको पहले ही बता दूं पर्यायवाची किसके आते हैं, जैसे नदियों के नाम हो गए, देवता जो होते हैं, भगवान अलग अलग है, उनसे संबंधित पर्यायवाची आते हैं। हमारे प्राकृतिक जो वनस्पति है या प्राकृतिक जो चीजें हैं उसके पर्यायवाची आते हैं। इसके अलावा जो मेन अगर आप पर्यायवाची देखोगे, जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं उसके पर्यायवाची आते हैं। और जो इसी टाइप के जो फेमस चीजें हैं पर्यायवाची, उसी को देखने को मिलते हैं। अगर आप डेली 2-3 पर्यायवाची शब्द भी तैयार करोगे तो एग्जाम तक बहुत समय है। लेकिन डिसिप्लिन बच्चों, इन सभी से ऊपर है आपका डिसिप्लिन। आप तैयारी तो कर लोगे, लेकिन वही है कि 4 दिन जोश आया और अच्छे से पढ़ा, उसके बाद फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, तभी जाके आपको सही से क्या हो सकती है, तैयारी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखना अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, श्रुति सम। ठीक है, ये भी आपको 10 नंबर का दिया हुआ। वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत फेमस है, ल्यूसेंट में पूरा दिया हुआ है, आप चाहो तो ल्यूसेंट व्याकरण की किताब लेके पढ़ सकते हो। ये आपका कितना दिया, 5 नंबर का। अति क्या लिखा है, अशुद्धि शोधन, यानी जो अशुद्धि शोधन का मतलब होता है जो अशुद्धियां दी है उसको सही शब्द लिखना है उसका, चाहे वो शब्द हो, वर्तनी हो या वाक्य हो, इनको सही करना है। ठीक है, एक अशुद्ध शब्द दिया होगा उसका सही पूछेगा, एक शुद्ध दिया होगा या मतलब एक कौन सा अशुद्ध है, या कोई सेंटेंस वाक्य दिया होगा उसमें शुद्ध मतलब क्या अशुद्ध है या कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इस टाइप से कुछ दिया होगा, उसका सब ऑब्जेक्टिव नेचर का है। ठीक है, इसके अलावा लोकोक्ति है, मुहावरे है। ठीक है, ये भी आप लोगों को तैयार करना है, पूरे 10 नंबर के हैं बच्चों। विराम चिन्ह देखो इतना छोटा है, 5 नंबर का दिया है, तो आप सोचिए एक ही टॉपिक से आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, तो कितना ईजी है, स्कोरिंग तो है ही ना। विराम चिन्ह ऐसा थोड़ा ना कि 5 नंबर का दिया एक ही नंबर आएगा, 5 नंबर लिखा भी आयोग ने आपके कि इससे 5 नंबर का आएगा। इसके अलावा व्याकरण विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक, ये 15 नंबर का। तो ये पूरा हिंदी का अगर आप पैटर्न देखोगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नहीं, अगर आप, और मैं तो ये भी जानता हूं क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म भरेगा ग्रुप सी वाले बच्चे ही हैं जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, उन्हें हिंदी 20 नंबर के चक्कर में कभी कितने सालों से 200-300 नंबर के बराबर हिंदी पढ़ी हुई है उन्हें, मुझे पता है। और ये जो सिलेबस है आपका, ये आपके अनुकूल है बच्चों, यानी आप इसको ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं, ईजिली आपको इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि आप इस सिलेबस के हैबिट में हैं। हालांकि जीएस वाला पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा नया साबित हो सकता है, बट मुझे लगता है कि हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो बच्चे नए हैं, यानी जो आपकी पहली बार फॉर्म भरेंगे या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी के सोर्सेज की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हिंदी फोल्डर होगा,
या किसी और का टॉपिक वाइज यूट्यूब पे डाल सकते हो। आपने डाला कि वर्ण विचार वाला चैप्टर, स्वर व्यंजन डाल दिया, वर्ण विचार डाला, इसके अलावा व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, ये सब देखने को मिलेगा। इससे भी नहीं कर रहे हो तो किताब ल्यूसेंट है, आपकी ग्रामर की किताब ले आओ, साथ ही साथ एआई का यूज करो, चाहे चैट जीपीटी करो, गूगल जेमिनाई करो, उसके माध्यम से आप अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करो। थोड़ा सा बच्चों कठिन परिश्रम तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप लोग तैयार नहीं कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों दूसरा प्रश्न पत्र है 200 मार्क्स का, आपने देखा होगा इसमें पहला ही टॉपिक लिखा है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं, 20 मार्क्स की करंट अफेयर। यानी आप पहला और दूसरा टॉपिक देखो, खेलकूद में 10 नंबर, यानी स्पोर्ट्स करंट अफेयर या स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें 10 नंबर की हैं, और नेशनल, इंटरनेशनल और इसके अलावा राज्य की, यानी हमारे देश की और हमारे इंटरनेशनल लेवल की और स्टेट की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। ये तो मैं आपको तैयार कराऊंगा ही कराऊंगा, करंट अफेयर्स तो मैं कराता ही हूँ। स्पोर्ट्स वाले भी इवन 10 नंबर के हैं, तो 30 मार्क्स का तो आपको ये हो गया। अब देखना स्पोर्ट्स में क्या पूछेगा, जैसे अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना, नेक्स्ट ओलंपिक वगैरह कहाँ होगा इसके बारे में पढ़ना, इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको पता है, बैडमिंटन में कौन जीते हैं अभी अवार्ड, ये वगैरह सब चीज देखना। इसके अलावा शतरंज टूर्नामेंट में कौन जीता हुआ ये आपको पता है, विंबलडन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, अमेरिकन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन है, इसके अवार्ड हाल फिलहाल के दिनों में। ये स्पोर्ट्स का इस तरीके से आपको तैयार करना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक देखोगे आप बच्चों 15 नंबर की भारत का इतिहास देखा है। मुझे लगता है कि घटना चक्र इनफ होगा। अगर आप भारत के इतिहास की चाहे एंशिएंट, मेडिवल और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, घटना चक्र का पोर्शन भी अगर आप करते हैं तो भी आपका काम बन जाना चाहिए बच्चों, जितना मेरा अनुभव है। और 15 नहीं भी आएंगे तो 10-12 नंबर आप हिस्ट्री वाले पोर्शन में, 8-10 तब भी ले आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपका देखा भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, जो कि 15 नंबर का। आप कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, स्पेशल उसने ये नहीं लिखा है कि राज्य व्यवस्था, वो अलग से लिखा है। यानी संविधान व राज्य व्यवस्था के अंदर अगर आप देखो तो भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, इसके अंदर दे रखा है कि ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी एक नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा टॉपिक सिलेबस में सूचना का अधिकार दिया है, सेवा का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, बौद्धिक संपदा का अधिकार दिया, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिया है, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बनाए गए विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से संबंधित प्रश्न भी होंगे, ठीक है। अब आप समझो इसको, आपने क्या करना है, जो संविधान वाला पोर्शन है उसके लिए तो आपको नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे जिसमें आर्टिकल वगैरह आते हैं, उसके लिए आपको बेसिकली क्या है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है। आप नॉर्मल सा घटना चक्र पढ़िए। इसके अलावा लेकिन जो टॉपिक पर्टिकुलर खोल के दिए, जैसे सूचना का अधिकार दिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिया है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिया है, इसके अलावा जो समाज के दुर्बल या कमजोर वर्ग है उनके उत्थान के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, आप लिख सकते हो। गूगल, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, एआई से पूछ सकते हो कि भाई जो भारत सरकार ने जो दुर्बल वर्ग है या एससी एसटी, महिला या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इनके उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डालोगे तो एक लिस्ट आ जाएगी। तो आपको ये पता होना, जैसे अटल पेंशन योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना क्या है, या जो मुफ्त अनाज दिया जाता है, क्या है, अन्न वाली योजना, उसमें के बारे में। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे स्ट्रीट वेंडर योजना क्या है, तो आपको एक प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा, वो पढ़ना है। इसके साथ साथ इसने क्या लिखा है, इन वर्गों के उत्थान के लिए केंद्रीय व राज्य आयोग। केंद्रीय और राज्य आयोग का मतलब समझे आप, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इनका संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा ये बनाए गए थे, किस वर्ष से इनको बनाया गया था। जैसे एससी आयोग आर्टिकल 338 हो गया, एसटी आयोग 338 का ए है, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग 338 का बी है, इनके अनुच्छेद हो गए। ओबीसी को कब किस संविधान संशोधन द्वारा आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 102 संविधान संशोधन 2018 के आसपास उसको दिया गया था। इसके अलावा 89वें संविधान संशोधन से इनको अलग भी किया गया। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा ये कह रहा है कि इनके उत्थान के लिए आयोग या अधिनियम, तो इसमें जैसे बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम कब का है, महिला जो आयोग बना था कब बना था, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम से हुई। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एक ये टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। जो उसने टॉपिक खोल के दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ना और बाकी हवा में पढ़ना, ठीक है। ये आपका कितने नंबर का हो गया, इसमें 15 नंबर का। इसके अलावा बच्चों भारतीय राज्य व्यवस्था में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था में वही घटना चक्र पढ़ो, उसी में पॉलिटी वाला। इकोनॉमी जो है 10 नंबर की साथ में रखी, तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं आनी है। इसका मतलब
मतलब इकोनॉमी के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना। इकोनॉमी मोटा मोटा आप पढ़ना प्रीलिम्स के लिए, जैसे करंट अफेयर्स में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके अलावा जो मेन आपका ये भुगतान संतुलन वगैरह, तो बहुत डिटेल ना पढ़ के, इसके लिए भी मैं कहूंगा अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं तब भी काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी डिटेल नहीं है, सिर्फ 10 नंबर, उसमें भी 4-5 नंबर की इकोनॉमी आएगी, यानी इकोनॉमी में कम समय देना है, ठीक है। भारत का भूगोल एवं जननांकी 15 नंबर, घटना चक्र पढ़ो आंख बंद करके और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण बच्चों 20 नंबर का है। देखो अगर आप साइंस को छोड़ते हो, स्किप करते हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं भी चैलेंजिंग हो जाएगा। पर्यावरण की बहुत अच्छी घटना चक्र आती है, वो पढ़िए, साइंस की घटना चक्र आती है, वो पढ़िए, वही किताब में, क्योंकि अगर आप डिटेल अभी से पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं, आपको घटना चक्र से बहुत फायदा होने वाला है, उसी से सारा पेपर आपका बन जाएगा, देखना। इसके अलावा बच्चों भारतीय कृषि दिया है, यानी एग्रीकल्चर वाला पोर्शन दिया है, आपको 2 जगह मिलेगा। एक घटना चक्र भूगोल के जो टॉपिक है उसमें भारतीय कृषि का पोर्शन होगा, एक इकोनॉमी की घटना चक्र है उसमें भारतीय कृषि का पोर्शन है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल के दिनों में क्या क्या योजनाएं शुरू की हैं, क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, कितने फसलों पे दिया जाता है, रबी खरीफ और ये फसलें कौन कौन सी होते हैं, इनका वर्गीकरण क्या है, भारत में कौन सी फसल का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, सबसे कम क्या है, इस टाइप से चीजें देखना है। यानी 2 सोर्सेज मैंने आपको इसके बता दिए, ठीक है। अब आता है बच्चों शहरीकरण के विविध आयाम। शहरीकरण में आपको 20 नंबर का, क्योंकि इसलिए दिया है, टॉप एग्जाम ही आपका क्या है, एग्जाम आपका सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि आपका जो टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर है और शहरी विकास विभाग के अंदर है, इसीलिए उसने ये टॉपिक दिया है। अब इसके अंदर अच्छे से देखना, 20 नंबर का पोर्शन है शहरीकरण के सिद्धांत। आप चैट जीपीटी से पूछना कि शहरीकरण के प्रमुख सिद्धांत कौन से जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अपने नोट्स बना लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये टॉपिक कर पा रहे हो तो मेरे पे छोड़ दो, आप देने के सर ये वाला टॉपिक करा दो, इसमें मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा शहरीकरण की चुनौतियां, ये तो आप जस्ट वैसे क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन से बन जाता है ये ऑब्जेक्टिव, क्या चुनौतियां आपको पता ही है। साथ ही साथ 74वां संविधान संशोधन के उद्देश्य दे रहा है, यानी 74 क्या है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद जो शहरी स्थानीय निकाय है उससे संबंधित। तो 74वां संविधान संशोधन सही से पढ़ना है आपको, कब लागू हुआ, क्या लागू हुआ, कितने विषय हैं, किन विषयों पर 74वें संविधान संशोधन से नगर निकाय स्थानीय निकाय को जो है अपने आप में नगर वाले क्षेत्र को कानून बनाने का अधिकार है, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें शहरी नियोजन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब वो है, मतलब एक जनरल जो चीजें हैं, इसके कोई सिद्धांत वगैरह कोई सरकार ने योजना शुरू की वही इसमें पढ़ना है, तो आप इसको एआई की मदद से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी आ गया बच्चों उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, जननांकी और इसके अलावा प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखंड का आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, साथ ही साथ इसमें दिया है बच्चों सांख्यिकी विश्लेषण और वैन आरेख रेखाचित्र, ठीक है। तो उत्तराखंड के पोर्शन के लिए मैंने आपसे क्या पहले भी कहता हूं, अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे उत्तराखंड तो आपके लिए बहुत टफ लगेगा। यहाँ पे जो सोर्सेज हैं उत्तराखंड के, आप वो पढ़ो, सिलेबस मत पढ़ो उत्तराखंड का, मैं तो ये कहूंगा। आप जनरली क्या पढ़ना, परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ना, विंसर ईयर बुक अच्छे से पढ़ना, उत्तराखंड इतिहास की कोई अच्छी पुस्तक पढ़ लेना है, ठीक है। उत्तराखंड इतिहास तो इतने नोट्स बने हैं आपके, वो भी पढ़ोगे तब भी काम बन जाएगा आपका। तो उत्तराखंड मैंने हमेशा कहा क्योंकि सिलेबस में इतना लंबा दिया, आपको उतने सोर्सेज मिलेंगे ही नहीं, जितना सिलेबस में आपका दिया है उतनी किताबें कहाँ पढ़ोगे। तो उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी, लेटेस्ट विंसर ईयर बुक, उत्तराखंड इतिहास का कोई एक जो आपका फोल्डर मैंने बना रखा, चाहे वो देखो या उत्तराखंड इतिहास कोई भी किताब मार्केट से पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा। इसके साथ इकोनॉमी सर्वे के जो डेटा है बच्चों, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट क्या योजना ला रही, वो आपको करना है, ठीक है। एक 10 नंबर का वेन आरेख वाला है, वो चित्र डायग्राम वाला अगर नहीं समझ आएगा तो मैं आपके करा दूंगा, वो बहुत टफ नहीं होता, वहीं पे एनालिसिस करना होता है। इस तरीके से आपको ये वाला टॉपिक, ये पूरा पोर्शन आपको तैयार करना है। अब कम समय मिलेगा, 4-5 मिनट में आपका एग्जाम हो जाएगा, समय कम बचा है, पूरी जी जान अपना लगाइए, पूरी ताकत इस पे लगाइए, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपके समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।